नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। और आज संजय चतुर्वेदी जी की कुछ कविताएं आपके सामने रख रहा हूं। संजय चतुर्वेदी बगैर लाग लपेट के अपनी बात कहने वालों में से हैं। जहां उन्होंने अपने चाहने वालों को हमेशा मोहब्बत बख्शी है, वहीं हर विरोध को विनम्रता से स्वीकार भी किया है। वे कहते हैं कि सदियों के मतांतर का कोलाहल हमारे फूलों की घाटी है। उनका जन्म 27 सितंबर 1958 को इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ। 4 दशकों से वो लेखन कर रहे हैं। कविताएं किंडल संस्करण में 13 संग्रहों में संकलित हैं। कॉलेज के दिनों के संस्मरण भी पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए हैं। रचनाएं कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित हुई हैं। उन्हें 1991 में भारत भूषण स्मृति और 1997 में फिराक सम्मान से नवाजा गया। दिल्ली में बीमार पड़ना गुनाह है। दिल्ली में बीमार पड़ना गुनाह है, और बूढ़े और अकेले आदमी का बीमार पड़ना ऐसा गुनाह जिसे कोई माफ नहीं करता। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। जब साथी परलोक जा चुका होता है और बच्चे परदेस, जब रात शंका की तरह और 3 दिन का साधारण बुखार आपातकाल की तरह आते हैं, न घर में कोई पानी देने वाला होता है, न रास्ते में कोई साथ देने वाला। पूंजी के अपराधी संसार में संगदिल सड़कों के दोनों तरफ अस्पताल पनाह की बजाय चुनौती की तरह खड़े रहते हैं, और कई बार पैसे या खरीदने की ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाता। जनसत्ता 1998। एंथ्रोपॉइड। एक बूढ़ा दर्जी जो डॉक्टरों के एप्रन और अस्पतालों के पर्दे सिलता है और जिसको एकेडमिक ब्लॉक की 5वीं मंजिल पर एक कमरा मिला है, ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़ता है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर जब शेरपाओं के आखिरी गांव भी पीछे छूट चुके हैं, एक 8 फुट ऊंचा आदमी लिफ्ट में आता है। खोपड़ी उसकी उठी हुई है और सारे शरीर पर भूरे सिलेटी रंग के रूखे घने बाल हैं। लिफ्ट चुपचाप ऊपर बढ़ती रहती है। उसने एक बगल में हिरन और दूसरी बगल में तेंदुआ दबा रखा है, और उसकी अजीब सी गंध लिफ्ट में भर गई है। धीरे धीरे वो बताता है कि वो आदमी का मौसेरा भाई है। बचपन के तूफान में अपने कुनबे से बिछड़ा और भागते भागते आज वो यहाँ है। वो अजीब तरह से खुजाता है, जिसे देखकर डर सा पैदा होता है। बीच में वो पर्यावरण और जीव विज्ञान के संबंधों पर प्रकाश डालता है। जब 2 करीबी भाइयों के कुनबे एक ही इकोसिस्टम में फैलते हैं तो हिंसक संघर्ष होता है, और किसी एक को भागते हुए अपना इकोसिस्टम बदलना पड़ता है और बहुधा लुप्त होना पड़ता है। दर्जी उसे बताता है जीतते हुए लोग हारते हुए संबंधियों को किस तरह बेदखल और नष्ट करते हैं। ये बात अब जीव विज्ञान से काफी बाहर निकल चुकी है। रास्ते में उन्हें स्पेस शटल कोलंबिया और उसके कारिंदे मिलते हैं, जो किसी आसमानी कबाड़े से स्पेयर पार्ट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वे अचकचाकर देखते हैं और नासा को रिपोर्ट करते हैं। अभी अभी उन्होंने अंतरिक्ष में एक लिफ्ट को देखा है, जिसमें शायद एक एशियन दर्जी और एक घृणास्पद एंथ्रोपॉइड था। पृथ्वी के बुद्धिमान सतर्क कर दिए जाते हैं। एंथ्रोपॉइड्स लिफ्ट में अंतरिक्ष विहार कर रहे हैं और अमेरिका को कोई खबर ही नहीं। इधर जब 10 दिन तक लिफ्ट 5वीं मंजिल पर नहीं पहुंचती तो मामला जांच एजेंसियों को दे दिया जाता है। लंबे रसूख और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी का कोई हिंदुस्तानी, जिसे सभी खास लोग जानते हैं लेकिन जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाती, फाइल पेंटागन तक पहुंचा देता है। दर्जी की शिनाख्त तुरंत हो जाती है और भारतीय दूतावास से संपर्क। अंतरिक्ष में लिफ्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला बनता है। फैसला होता है कि हिंदुस्तानी दर्जियों को उनकी औकात बता दी जाए। सरकार कहती है कि वो अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकेगी नहीं, और दर्जी के नाम वारंट निकाल दिया जाता है। उधर व्हाइट हाउस से भी एक विज्ञप्ति जारी होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वारंट माना जा सकता है। एशिया के दर्जियों को हिदायत है कि वे सस्ते किस्म के गारमेंट्स बनाने पर ध्यान दें। जीव विज्ञान और समाज शास्त्र के आंतरिक संबंध हमारे ऊपर छोड़ दें। लिफ्ट लगभग स्वर्ग के दरवाजे पर है।
कि समाज शास्त्रियों और संस्कृति कर्मियों का एक डेलीगेशन जो शिकागो यूनिवर्सिटी की फेलोशिप पर जा रहा था, लेकिन अटलांटिक में हवाई जहाज गिरने से खुदा के दरवाजे आन पड़ा, धड़धड़ाकर लिफ्ट में घुसता है। उसमें एक पादरी भी है जिसकी पोशाक देखकर लगता है कि या तो वो कोई ऑपरेशन करने जा रहा है या करवाने को तैयार है। उसकी पोशाक देखकर यह भी लगता है कि अपने करियर में उसे दर्जी की बहुत जरूरत होगी। एक खामोश तबलची जो तमाम रईसों के आस्थानों पर एशिया की इज्जत बढ़ा चुका है, एक अजीब सी गंध महसूस करता है और जिससे सटकर वो खड़ा था उस 8 फुटे बनमानुस को देखकर चिल्लाता है, मम्मी। यति उसके मुंह पर उंगली और पीठ पर हाथ रखता है और बोलता है, साथी, कुनबे से बिछड़कर मैंने भी अपनी मम्मी को याद किया था, जो आपकी मम्मी की दूर की बहन रही होगी, और कोई प्राकृतिक चूक न हुई होती हजारों साल पहले तो शायद मैं भी ब्रॉडवे पर किसी शो का कंडक्टर होता आज। चलो हाथ मिलाकर भाइयों में पैदा हिकारत को समझते हैं। जीव विज्ञान और समाज शास्त्र के संबंधों का निर्धारण बपौती नहीं है किसी एक नस्ल या वर्ग की, वरना जिस तरह जन्नत की हकीकत देखकर भगोड़ों की तरह घुसे हो लिफ्ट में तुम सब, इसी तरह भागते भागते एक दिन मेरी जगह होगे, और जिनकी बपौती के हो तुम खिलौने, वे तुम्हें समझेंगे एंथ्रोपॉइड। और तब तुम्हारी तकलीफ को हिंदुस्तान का कोई बूढ़ा दर्जी या फिलीपींस का कोई मोटर मैकेनिक ही समझ पाएगा। पल प्रतिपल, 1992। मतदाता। मैं टैगोर के बारे में कुछ विचार रखता था, लेकिन अब नहीं रखता, क्योंकि इससे बंगालियों की भावनाओं को ठेस पहुंचती। ईसाई दुनिया में इतने मजबूत और खाते पीते थे कि बिना ठेस के भी चोट कर सकते थे, इसलिए ईसा के बारे में सोचना बंद कर दिया। मोहम्मद साहब इस्लाम के अलावा एक ऐतिहासिक व्यक्ति भी थे, लेकिन मुसलमान उन पर इस कदर और इस हुनर काबिज थे कि मोहम्मद साहब के बारे में सोचना बंद कर दिया। मैं सोचना चाहता था, लेकिन मैं नहीं सोचता था। मैं सोचता था कि सोचना और जीना एक चीज है, लेकिन सोचने से जीवन को ठेस पहुंचने की संभावना थी। मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में सोचना चाहता था। मैं सभी संतों को, ब्राह्मण दृष्टाओं को, ऋषि, कारीगरों, कलावंतों, मेहनतकशों को द्विज मानता था, लेकिन ब्राह्मणों के नाम पर ऐसे घटिया लोग जमे हुए थे जिन्हें इन बातों से ठेस पहुंचती। मैं अंबेडकर के बारे में सोचना चाहता था, लेकिन उन मूर्तियों के बारे में भी और उन जमीनों के बारे में भी जिन पर वे काबिज थी। मैं खुशवंत सिंह और शोभा डे जैसी फितरतों के बारे में कुछ निश्चित विचार रखता था, लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में काफी थे और ठेस लग सकती थी। मैं संजय गांधी और संजय सिंह जैसे लोगों के बारे में भी कभी कभी सोचता था, लेकिन इससे युवक कांग्रेस और इसी तरह के अन्य तत्वों को ठेस पहुंचती। मैं दस्यु रानियों, दस्यु राजाओं और उनके द्वारा मारे गए लोगों की आत्माओं के बारे में सोचता था। मैं हत्यारों और उनके कला दलालों के बारे में सोचना चाहता था, लेकिन इससे कला की स्वायत्तता को ठेस पहुंचती। मैं प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में सोचता था जो इस देश के हुक्काम थे। मैं असरदार लोगों के बारे में सोचता, कभी उनके मानव अधिकारों, कभी उनकी अग्रिम जमानतों के बारे में, जैसे असरदार होना आजीवन पाप की अग्रिम जमानत हो। लेकिन मैं किस किस के बारे में सोचता? मैं हिटलर और हिरोशिमा के बारे में एक साथ सोचना चाहता था, स्टालिन और निक्सन के बारे में भी। लेकिन मैं जानता था जो हिटलर के बारे में सोचते हैं वे हिरोशिमा के बारे में नहीं सोचते। हालांकि मैं ये भी जानता था कि नागासाकी या वियतनाम अमेरिका के निजी मामले नहीं थे, और ये भी कि दोनों जगह गिनती को बेमतलब कर देने वाली तादाद में निर्दोष नागरिकों को मारा गया। धीरे धीरे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर लफंगों का कब्जा होता जा रहा था। ये अपराधियों के बारे में सोचने का समय था, हरामकारों के बारे में। हम उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते थे और वे हमारी जिंदगी को ठेस पहुंचा रहे थे। मैं वोट देना चाहता था, लेकिन किसी निशान पर मोहर लगा देने से मेरे मत का पता नहीं चलता। मैं हुल्लड़, कीर्तन, रत जगों और सपनों में खलल देती अजानों से तंग आ चुका था। मैं चाहता था सोचूं,
और नहीं सोचता था सोचना और बोलना एक चीज होती। मैं हिंदू जीवन जीने की कोशिश करता था, लेकिन उससे हिंदुओं को ही नहीं मुसलमानों को भी तकलीफ हो सकती थी। बस समाज में अभी जगह थी कि मैं कालिदास और सूरदास के बारे में सोच सकता था, पीपल, यमुना और हिमालय के बारे में अपने विचार रख सकता था और गैलीलियो पर स्वतंत्र रूप से बोल सकता था। उससे किसी भड़वे को कोई मतलब नहीं था। मैं संविधान और न्यायपालिका के बारे में सोचना चाहता था, लेकिन मैं नहीं सोचता था। मैं राजनीतिक रूप से सही होना चाहता था, लेकिन मैं पाता था कि ऐसा करते करते मैं इंसानी रूप से गलत होता जा रहा हूं। इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी 1995। दोस्तों, संजय चतुर्वेदी जी की ये कविताएं उनके कविता संकलन 1,00,000 लोग इसमें से ली गई हैं। इसका प्रकाशन अंतिका प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है और ये किताब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। अगर ये कविताएं आपको पसंद आई हैं तो ज़रूर इस किताब को मंगाकर पढ़ें। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।